बच्चों, आज हम लोग इस तरंग वाले चैप्टर के काफ़ी अंत के नज़दीक पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे पहले वो प्रश्न करेंगे जो पिछली बार मैंने दिया था आपको। किसी बच्चे ने करने की कोशिश करी? किसका आंसर बताओ, किसका क्या है? देखते हैं क्या है। बताओ बेटा, आपका बताओ। है? बैठो और बताओ। नहीं, कोई सा भी आंसर बताओ। आंसर बताओ मुझे तो। और बताओ। और किसी बच्चे ने किया? 5। सोचो कैसे 5 हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? इसका भी कारण देखेंगे ना फिर हम लोग। चलो अब अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। वैसे मुझे भी नहीं आता है, लेकिन अपन कोशिश करते हैं कि शायद हो जाए। क्या क्या दिया हुआ था हम लोगों ने? फ्रीक्वेंसी को क्या है हिंदी में, क्या था? आवृत्ति। हाँ, क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ पहले। अभी तो अपन ने लिखा था कि आवृत्ति आवृत्ति में वृद्धि ठीक है। आवृत्ति में वृद्धि हुई 5 हर्ट्ज। ये कब हुई? जबकि इसके बाद ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि आवृत्ति अबे सुनो तो सही। आवृत्ति में क्या वृद्धि होगी? एक ही बात है। वो तो जो भी निकाल लोगे उसके अंदर वो दोनों समान चीज़ है वो तो। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है? ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, अपन ने सीखा था कि किसी भी कंपटीशन में अधिक नंबर लाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि प्रश्न को स्टार्ट कैसे करना है, जिससे हमारा टाइम भी कम लगे और क्वेश्चन सही हो जाए। हम इधर उधर भटक नहीं जाए बीच के अंदर कि ये कैसे होगा। इसलिए बिल्कुल मूल चीज़ से चलना चाहिए। तो ऐसे केस में मूल विधा क्या होती है? अपन ने कहा था कि मूल विधा म्यू कर दो, ठीक है। ये अपन ने मूल विधा थी। अब पहली कंडीशन क्या दे रहे हैं कि आवृत्ति में वृद्धि 5 हर्ट्ज की हो जाएगी। वृद्धि, इसका मतलब जो नया, अगर हम माने ये तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जबकि तनाव 21% बढ़ाओ, यानी तनाव था टी। अगर तनाव टी था तो 21% इसको बढ़ा देना क्या हो जाएगा? 1.21 टी। क्यों? ये क्या कह रहा है? जबकि तनाव 21% बढ़ गया हो। तो तनाव पहले था, पहले ये दोबारा इसको देख लेते हैं, अच्छे देख लो। पहले तनाव था टी, है ना। अभी बढ़ गया, 21% बढ़ गया। कितना बढ़ा इसके अंदर?
कितना बढ़ा? 21%। इस टी का 21% क्या होगा? 0.21। ये तो बढ़ोतरी हुई इसके अंदर, तो अब टी कितना हो गया? 1 पॉइंट। क्यों हो गया? इसलिए नया टी इज इक्वल टू 1 प्लस 0.21 टी, अर्थात 1.21 टी। ठीक है, तो मूल विधापन ने यहाँ पे लिख लिया था, अब इसी पे परिवर्तन हो रहे हैं सारे। अब अपनी दूसरी इक्वेशन क्या बन गई? v प्लस 5 इज इक्वल टू 1/2l हो गए। इधर से थोड़े से होल्स निकल के इधर आ गए, इधर से इलेक्ट्रॉन्स निकल। कितनी सिंपल चीज है, क्या करेंगे बताओ? घटाएंगे क्यों? भाग घटाने में तो वो फिर अंडर रूट रह जाएगा। यही अपना तरीका देखना चाहिए, एग्जाम में यही खासियत है। ये क्वेश्चन बहुत सरल है, इसकी खासियत ये है कि हमें कैसे करना है। हमने ये देखा कि हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब पहली मूल विधा की इक्वेशन ये थी और अब इक्वेशन ये है, तो इसमें हम क्या चीज ऐसी करें कि जाए तो चीजें कट जाएं। अगर हम भाग दे दें, अगर हम 2 में 1 का भाग दे दें, कितना? अब देखिए आप कैसे हो, क्या होगा 2 में, यानी कि v प्लस 5, v मीन्स न्यू, सॉरी न्यू प्लस 5 अपॉन न्यू। ठीक है, तो इसमें भाग दे दिया। अब यह 1/2l अंडर रूट 1.21 टी अपॉन म्यू अपॉन 1/2l टी बाई म्यू। तो अपन ये से इससे कट गया डायरेक्ट, ये ऊपर जाके इसका उल्टा हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा? 1.21 टी अपॉन म्यू, ये इंटू म्यू बाई टी। ऊपर जाके उल्टे हो जाते हैं ना। हाँ जा रहा है, धीरे धीरे जाएगा, आपको हर स्टेप बता रहा हूँ, कुछ बच्चे क्योंकि फिर बीच में कंफ्यूज जाते हैं ना कि नेक्स्ट स्टेप कैसे आ गया था वो। इसको हम अगर लिखें तो अपन जानते हैं कि रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है? रूट ए बी। ठीक है ना, तो अगर रूट ए इंटू बी तो हम इसको लिख सकते हैं 1.21 टी अपॉन म्यू इंटू म्यू अपॉन टी। म्यू से म्यू कट गया, टी से टी कट गया, तो ये क्या बचा? अंडर रूट 1.21 का अंडर रूट क्या होगा? 1.1। तो हमारे को यहां पे क्या मिल गया? इसको क्या, ये क्या स्थिति हुई इसकी? इसको हम क्या कह सकते हैं? इसलिए न्यू प्लस 5 इज इक्वल टू 1.1 न्यू। अब बताओ न्यू की वैल्यू क्या होगी, इसको सॉल्व करके बताओ जल्दी से। ठीक है ना, ये तो बहुत सिंपल हो गया ना, कुछ भी करना ही नहीं है इसमें। मैंने आपको पहले बताया था कि जो आईआईटी के अंदर क्वेश्चन आते हैं उसमें कैलकुलेशन के ज़्यादा महत्व नहीं है, वो सिद्धांत जानना चाहते हैं। अगर हमने इसको कर दिया इधर ये, तो क्या बचा? ये 0.1 न्यू इज इक्वल टू 5, इसलिए न्यू इज इक्वल टू 5/0.1 इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज आ गया। ये वैसे 2 स्टेप में आ जाना चाहिए था, लेकिन चलो अपन ने इसलिए सारा करके देखा, इससे कहीं कंफ्यूजन नहीं हो किसी के मन में। तो हमने निकाला कि जो
ठीक है। अब क्या होगा, नई लेंथ क्या हो गई, नई लंबाई, क्या कह रहा है वो, कितने परसेंट बढ़ गई, 10%, यानी कि L प्लस 0.1 L 10%, ये 10% हो गया ना, तो कितना हो गया, ये आगे समझ में कोई बात, कोई दिक्कत। अब इसको हम लिखना चाहें इसके अंदर विधा के अंदर, तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1.1 L अंडर रूट T बाई म्यू, ये अपनी तीसरी इक्वेशन आ गई। अब तो इसको इसके अंदर भाग देखो कितना सरल लग रहा है भाग देना, नहीं म्यू में तब चेंज, वही तो निकाल रहे हैं, ये तो वैल्यू निकालनी है कितना चेंज होगा, ये तो म्यू आया जबकि हमने ये दो कंडीशन लगाई बेटा, आवृत्ति में वृद्धि इतनी हुई और तनाव इतना बढ़ा, तो इससे म्यू कितना बन गया, ये निकाल लिया। लेकिन अब हमें चाह रहे हैं कि उसकी लंबाई में भी 10% वृद्धि हो जाए, तब कितना होगा, यानी 50 तक तो पहुंच गए आप, 50 वाला उत्तर सही हो गया, आधा क्वेश्चन सही हो गया आपका, क्योंकि आपने कहा आवृत्ति में अगर वृद्धि 5 हर्ट्ज होती है और तनाव में 21% होती है, तो नई फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, अपन ने निकाल लिया 50 हर्ट्ज। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये है कि आवृत्ति में क्या वृद्धि होगी जबकि तार की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए, तो अब तार की लंबाई अपन ने 10% बढ़ा दी, यानी कि तार की लंबाई हो गई 1.1 L, ठीक है। अब 3 को 1 भाग दे दो, 3 में क्या हुआ, क्या हो गया, 3 में दे रहे हैं तो अपॉन म्यू इज इक्वल टू T बाई म्यू, T बाई म्यू कट जाएंगे, तो ये होगा ऊपर तो रह जाएगा 1/2 इंटू 1.1 L, ठीक है, और नीचे क्या होगा 1 ये उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके, तो 1/2 इंटू 1.1 L इंटू 2 बाई L, L बाई सॉरी, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, 2 से 2 कट गया, L से L कट गया, तो क्या हुआ, न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू इंटू 1 बाई, न्यू कितना निकाला था 50, सो 50 अपॉन 1.1 इज इक्वल टू 45, 11 चौक 44, 6 बचे, 11 पंजे 55, 6 बचे, फिर 11 पंजे 55, कौन सा बेटे, टी अपॉन म्यू, अपन ने लंबाई बढ़ाई है, लेकिन उसका वो द्रव्यमान, ये नहीं कि अपन ने कहा है कि द्रव्यमान बढ़ा रहे हैं, खींच के लंबाई नहीं बढ़ाई है, हम कह रहे हैं कि अब लंबाई इसकी इतनी है, अगर खींच के बढ़ाते तो द्रव्यमान प्रति लंबाई घट जाता, अगर हम बढ़ाते लंबाई तो द्रव्यमान प्रति लंबाई बढ़ जाता, यहाँ पे द्रव्यमान प्रति लंबाई नहीं बढ़ रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा, हमने ये कहा कि आवृत्ति में वृद्धि हो रही है 5 हर्ट्ज जबकि तनाव 21% बढ़ा। अब आवृत्ति में क्या वृद्धि होगी जबकि तार की लंबाई 10% बड़ी कर दी चली जाए। आपके मन में जो कंफ्यूजन आ रहा है, बैठो मैं समझ गया, आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर जब तार की लंबाई ये L थी, इसके अंदर 10% की वृद्धि कर दी, तो म्यू की वैल्यू में परिवर्तन हो जाना चाहिए, क्योंकि म्यू क्या होता है म्यू द्रव्यमान प्रति लंबाई, तो इसके अंदर द्रव्यमान प्रति लंबाई चेंज हो जाना चाहिए था, लेकिन इस प्रश्न को अगर आप ध्यान से पूरा पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि हम ये म्यू चेंज नहीं कर रहे, इसमें हम चेंज क्या चीज करना चाह रहे हैं, आवृत्ति में वृद्धि
जबकि तनाव इतना बड़ा हो तो आवृत्ति में क्या होगी वृद्धि, जबकि लंबाई 10% बढ़ा दी जाए, ये मानते हुए कि म्यू समान है। अगर हम ये क्वेश्चन निकालते कि अब म्यू इसका कितना परिवर्तन होगा, तब वो क्वेश्चन उस तरीके से अपन करते, फिर तो अपने को थोड़ा सा लंबा करना पड़ जाता, क्योंकि म्यू में अगर परिवर्तन होता, यानी ये म्यू होता, ये म्यू डैश होता, तो अपना अंडर रूट म्यू अपन म्यू डैश भी इसके साथ साथ जुड़ता। ठीक है ना, तो अंडर रूट, अगर ये बच्चा जो कह रहा है उसको देखें करके क्या होता, अगर ऐसा होता तो क्या होता, जो इन्होंने पूछा है, अगर मान लो ऐसा होता तो क्या होता, इसको भी देखना चाहिए। जब इनके मन में जिज्ञासा आई है तो इसको अपने को पूरा करना चाहिए। तो अपन ने कहा कि ये न्यू था, ये वाला 1/2L रूट टी बाई म्यू। अब चूंकि लंबाई बढ़ गई तो म्यू क्या हो जाता, द्रव्यमान प्रति लंबाई कम हो जाता। अब जो नया म्यू है, मान लीजिए म्यू डैश लेस देन म्यू होता। ठीक है, तो ये क्या इक्वेशन हो जाती, म्यू डैश इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट टी अपॉन म्यू डैश। इसका मतलब जब हमने भाग देते तो भाग देने में क्या होता है, जब इसके अंदर इसका भाग दे रहे होते तो किसमें, L तो हो ही रहा है, केवल अपन अंदर की बात देख रहे हैं, L तो हो ही रहा है 1.1, L तो 1.1 हो ही रहा है। मैं तो इसलिए केवल अंदर वाला आपको परिवर्तन बता रहा हूँ, 1.1L, ये भी लिख लो यहाँ पर, जो भी मन में डाउट आए बिल्कुल क्लियर कर लेनी चाहिए। 1.1L लिख लिया यहाँ पे भी इसको। अब इसमें इसको भाग देना है, अब 3 में 1 का भाग दिया तो क्या हो जाएगा, म्यू डैश अपॉन म्यू कितना होगा, 2L से 2 कर जाएगा, कितना बोलो 1/1.1, तो ये बच गया अंडर रूट म्यू अपॉन म्यू डैश। समझ में आ गई बात। तो ये क्या होता है क्वेश्चन, म्यू डैश इज इक्वल टू 45.5 अंडर रूट म्यू अपॉन म्यू डैश, तब ये आंसर होता। ठीक है, इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया अब इस बात का, कोई भी चीज का अगर परिवर्तन होगा तो हम क्वेश्चन को किस तरह से कर सकते हैं, कोई भी चीज। हाँ बोलो बोलो बोलो, जो मन में बिल्कुल बोलना चाहिए, पूछो। हाँ, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने म्यू के बारे में कहीं परिवर्तन के बारे में बात नहीं की। अगर म्यू के बारे में परिवर्तन की बात करते तो ये बात अपन जरूर निकाल के दिखाते हैं उनको, या एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन ये है कि एग्जाम में हो सकता है कि आपके म्यू अपन म्यू डैश नहीं दे, या म्यू अपन म्यू डैश दें, क्योंकि अपने को 4 जो उत्तर दिए हुए उनमें से चुनना है ना एक। अगर मान लीजिए म्यू अपन म्यू डैश होता तो आप फटाक से इस वाले को लिख सकते थे। ये बात समझ में आई ना मैंने क्या किया, किसी बच्चे को समझ में नहीं आई तो बता देना। ये वैसे कि कोई भी वेरिएबल अगर है तो हम उसका परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए ये नहीं कि अगर हम अटक जाएं कि आगे अब क्या होगा, ऐसा नहीं है। अपने पास अगर मूल विधा की इक्वेशन पता है तो हम कोई से भी उसके म्यू को निकाल सकते हैं, उसके टी को निकाल सकते हैं, और उसके न्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है ना, कोई सी भी चीज निकाल सकते हैं। चाहे अब ये भी इससे ये भी पता चलता है कि अगर हम तनाव बढ़ाएंगे तो गति बढ़ेगी, यानी कि आवृत्ति बढ़ जाएगी उसकी। अगर हम तनाव बढ़ाते हैं तो आवृत्ति बढ़ती है। अपन ने कई बार देखा हुआ है कि अगर तनाव ढीला कर देंगे तो उसके अंदर चल ही नहीं पाएगी, तरंग बन ही नहीं पाएगी। अगर इसको बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे तरंग बनेगी नहीं। ठीक है, मिटा सकते हैं इसको। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आया था आईआईटी में, 6 नंबर का। वो वाला, हाँ ठीक है बेटा, उस यूं मुझसे खड़े हो गए, देख तो कोशिश करता हूँ, कोशिश करता हूँ। मैं देखता हूँ उधर से खड़ा होकर पढ़ा भी सकते हैं या नहीं पढ़ा, पता केवल बिना लिखे कर सकता हूँ, है ना। हाँ ठीक है। अब यहाँ देखो, अपन ने देखा था कि आवृत्ति जो होती है, मूल आवृत्ति, मूल विधा, आवृत्ति की मूल विधा क्या है, 1/2L अंडर रूट टी अपॉन म्यू। म्यू क्या है,
बताओ, द्रव्यमान प्रति लंबाई। अब हमने कहा कि इसकी लंबाई जो है वो बढ़ गई, पहले L थी, अब 1.1 L है। अब जैसे ही लंबाई बढ़ गई तो अपना म्यू कम हो जाएगा, क्योंकि अब द्रव्यमान प्रति लंबाई, ठीक है। इसके हमने कहा कि अगर ये बढ़ गई या कम हो गया, जो भी आप निकालोगे उसके अंदर, वो मान लीजिए म्यू डैश हो गया। अब क्या हमने ये कहा कि ये म्यू डैश हो गया, और लंबाई जैसे इन्होंने बताया था 1.1 L हो गई, 10% बढ़ गई थी तो 1.1 L हो गई। तो अपन ने कुछ भी नहीं किया, इसी वाले फार्मूले के अंदर वो लिख दिया, 1.1 L, सेम लिखा बिल्कुल जो पहले भी लिखा था हमने। लेकिन अब के परिवर्तन क्या हुआ, अब के परिवर्तन ये हुआ क्योंकि लंबाई के कारण उसके घनत्व में भी परिवर्तन आ गया, लंबाई वाले घनत्व के अंदर का फर्क आ गया, इसलिए हमने इसको म्यू डैश लिखा। अब हम पता लगाना चाहते हैं कि नई हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, नई आवृत्ति क्या हो गई। तो हम लोगों ने सिंपल इस 3 में इस 1 का भाग दे दिया। हमको दिख रहा है कि भाग देते काफ़ी चीज़ें कट रही हैं आपस में। हमने भाग दिया तो 1/1.1 म्यू अपन म्यू डैश आ गया, यानी कि 1 अपने निकाल ही लिया था, म्यू तो निकाल लिया था, 50 था, तो 50/1.1 45.5 आ गया, इंटू म्यू अपॉन म्यू डैश। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में कोई भी चीज अगर अननोन है तो उसको हम निकाल सकते हैं। अगली विधा, क्योंकि एक प्राथमिक जो विधा है उसी से परिवर्तन हो रहा है उसके अंदर, तो हमें जब प्राथमिक विधा का परिवर्तन पता है तो हम किसी भी विधा का निकाल सकते हैं। यानी अगर मैं आपसे कहूं इस क्वेश्चन के अंदर दूसरी विधा का निकालो तो कैसे निकालोगे? 2/12। वेरी गुड। इसका मतलब यह है कि हम किसी भी विधा में निकाल सकते हैं इसको। हमको मूल विधा पता होना चाहिए, मूल विधा के बाद द्वितीय विधा क्या होगी? 2/2L, फिर 3/2L। इस प्रकार हमको ऐसा नहीं कि आपको यही क्वेश्चन याद रखो आप, तो एग्जाम में ये हो सकता है कि वो दूसरी विधा का पूछ ले कि भाई आप दूसरी विधा का बताओ, तो अपने पता एकदम पता जाना चाहिए मूल विधा ये है तो दूसरी विधा 2/2L है, तो इससे वो बहुत सरलता से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो इसमें मूल बात यह है कि हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने का यहाँ क्या तरीका था कि जो भी विधा हमको दी हुई है उसने दिया था कि मूल विधा में उसके इतने बढ़ाने पे इतना होता है। अगर वो कहता कि द्वितीय विधा में इतना बढ़ाने पे इतना होता है तो हम लिखते वी, यहां से शुरू कैसे करते क्वेश्चन को, तो हम इसको यहीं शुरू करते। समझ आई बात? इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसे क्वेश्चन जो भी आते हैं जिसके अंदर की आवृत्ति, तनाव और घनत्व का परिवर्तन दिखाया है, तो सबसे पहले जो विधा दी हुई है उसकी इक्वेशन जरूर यहां पर लिख लेनी चाहिए। ठीक है बच्चों? डस्टर जरूर मंगा के रखिए, इसमें बहुत दम लगता है इसको मिटाने में। अब हम लोग आगे चलते हैं कि ध्वनि की तरंग पाइप में कैसे चलती है। ऑर्गन पाइप जानते हैं ना आप, उसमें कैसे चलती है, इसको बहुत ध्यान समझना। किसी भी किताब में कहीं भी इसको नहीं समझाया है, हर किताब में इसको टालम टूल करिए और कहीं भी इसको स्पष्ट करने की कोशिश नहीं करिए क्या है। आपने अपनी किताब अगर देखी हो तो उसके अंदर उन्होंने एक ऐसा डायग्राम बना दिया होगा कि भाई ये है तो इसके अंदर है ना, ये इधर है तो ये इधर, इसका परावर्तित आ गई। जबकि ये बताइए सही है गलत, ये दिखाना क्यों दिखा रहे हैं ऐसा? जबकि हमारी क्या होती है, ध्वनि की तरंग क्या होती है? ट्रांसवर्स या तो अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य। साउंड की वेव अनुदैर्ध्य होती है या अनुप्रस्थ? अनुदैर्ध्य। जब अनुदैर्ध्य होती है तो इसको फिर ऐसे एनालिसिस क्यों करते हैं? ये तो अपन अनुप्रस्थ में कर रहे थे, ये तो जब अपन ने अनुप्रस्थ में नहीं किया तार के अंदर कि भाई ये वेव चलती हुई दिख रही थी, और जब वापस आई तो जब ये अब तो हम बात कर रहे हैं तरंग जो कि अनुदैर्ध्य है, तो उसमें भी ये एनालिसिस करके क्यों दिखा रहे हैं किताबों में? किसी के मन में आया क्वेश्चन जब आप लोगों को टीचर ने पढ़ाया होगा वहां पर?
जबकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ये चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें से। यानी कि आप लोगों में सब में मुझे इतनी खुशी होती है यहाँ पे आके, आप लोग के अंदर बिल्कुल किसी भी हालत में कोई भी इंटेलिजेंस का 1% कमी नहीं है, किसी में भी 1% भी कमी नहीं है, आप लोग उनसे आगे हैं। बट आपको ये थोड़ा फोकस करना है, बस केवल मूल चीज़ सीख लो। हर चीज़ में क्वेश्चन जरूर करना है। जैसे लड़का पूछता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये हर चीज़ का प्रश्न पूछता है कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, यही मन में आना चाहिए। आपको ये पता जाए ये कैसे हुआ, तो फिर बहुत चीज़ सरल है। अब जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि अब हम, ये तो हमारी तरंग वैसे बढ़नी चाहिए अनुदैर्ध्य के रूप में, और इसका एनालिसिस कर रहे हैं हम अनुप्रस्थ के रूप में किताबों में। गलत नहीं, कुछ ना कुछ कारण तो होगा, एनसीईआरटी की किताब में गलत तो नहीं लिख सकते। चलो अब शुरू करते हैं इसको। चलो ठीक है शाम से। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, जो मूल सिद्धांत है वो यहाँ लिख लिया करेंगे और बाकी यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। थोड़ा छोटा लिखूंगा शब्दों को फिर मैं। ओके, अब हम देखते हैं सबसे पहले कि अनुदैर्ध्य तरंग साउंड की। यानी कि जो आवाज की तरंगे हैं उसके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं हम। अब सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि किसी भी पाइप में अनुदैर्ध्य तरंग कैसे चलती है। ये सीख लो, बाकी सब चीज अपने आप आ जाएगी। अब हमने मान लीजिए एक पाइप लिया, आप ये पूछ सकते हैं मैंने कहां से पढ़ा, ये पूछ लेना चाहिए हमेशा कि मैंने तो कहीं से पढ़ा होगा ना इसको, हैं? कौन सी? हाँ, लेकिन मैंने जो पढ़ा है वो हेलीडे रेजनिक की बुक में से पढ़ता हूँ सारा मैं। हेलीडे रेजनिक, ये आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको वो पढ़ नहीं सकते आप अभी, वो एमएससी में पढ़ाई जाती है, ठीक है। अभी आपको कोई उसकी जरूरत नहीं है। उसका जो सरल रूप है वो जो मैं बता रहा हूँ वही पढ़ो केवल, जो कि अपने को अपने चैप्टर में सरल कैसे हो जाए वो सीखना है। अपने क्या उद्देश्य है, अपना उद्देश्य क्या है, आंख किस में जा रही है अपनी, लक्ष्य। आईआईटी की 10,000 सीट्स, और अगर जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उनके लिए वो 37 सीट जो कि एम्स की हैं। लक्ष्य वो क्लियर करना है हमको, ठीक है। हमें आना चाहिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो और उसका सिद्धांत क्या है उस क्वेश्चन में। सिद्धांत और उसका हल एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने चाहिए। अब यहां पर सबसे पहले हमने देखा कि यहां पर हवा भरी हुई है इसके अंदर। अब एक पिस्टन लिया हमने, इस शेप का पिस्टन लिया और इस पिस्टन को इस पाइप के अंदर डाला, यानी कि हम इसको यहां पर ले आए। जब हमने पिस्टन को अंदर डाला तो हवा के जो परमाणु थे, हवा के अंदर जो परमाणु थे वो एक दूसरे से पास पास आएंगे, क्या यानी कि संपीड़न होगा। तो अगर हम संपीड़न को दिखाएं, यानी कि संपीड़न हुआ। अब इस कोई बच्चा सोच सकता है कि संपीड़न यहाँ क्या अर्थ निकाल रहा है, वेव के रूप में क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अगर अनुदैर्ध्य तरंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो कण था वो अपने स्थान पर दोलन कर रहा है। यहाँ पे पहले तो दोलन यूं कर रहा था, अपन ने कहा था कि अनुदैर्ध्य तरंगों में जो कण होता है वो तरंग की दिशा में ही दोलन करता है।
तरंग की दिशा में दोलन करता है, सीखा था ना हमने। तो यहाँ पे अगर हम सोचें क्या हो रहा होगा, अगर इसको वही अपना गोला बना के देखें जरा क्या हो रहा है। अगर ये पार्टिकल यहाँ था, हमने कहा कि इसको हम संपीड़ित कर रहे हैं, यानी कि इसको हम वापस जीरो डिस्प्लेसमेंट पे लेके आ रहे हैं, यहाँ तक लेके आ रहे हैं ना। तो यहाँ तक कैसे आएगा, ये कब आएगा, जबकि यहाँ चल चुका होगा, ठीक है, या यहाँ चल चुका होगा। क्योंकि ये जो पार्टिकल है उसका दोलन कैसे हो रहा है, यहाँ गया फिर यहाँ गया। तो अब अपने को ध्यान रखना है कि ये अगर संपीड़ित हो गया है तो इसका मतलब इसके कण पास पास में आ गए हैं। इसका तो कण नहीं चल रहे, कण तो वहीं पर हैं, केवल वो अपने यहाँ दोलन कर रहे हैं। यानी कि जब इस समय की स्थिति क्या हो गई है, ये अपने मध्य स्थल के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए, जो मध्य स्थल है उसके नजदीक पहुंच गए, इसलिए पास पास हो गए। अब दूसरा आप देखा, अब हमने क्या किया, इसको वापस पीछे ले गए, क्योंकि जब हम इस तरह से आगे गति करेंगे जिस प्रकार की सरल आवृत गति हो जाए, यानी कि हमको क्या करना है, सिलेंडर में सरल आवृत गति पैदा करनी है, जिससे कि जो दोलन कर रहे हैं वो भी सरल आवर्त गति करने लग जाए, जो पार्टिकल दोलन कर रहे हैं। अब हम इसको बाहर ले गए, अब हमने सिलेंडर को वापस इधर खींचा, पिस्टन को, ठीक है। अब ये पिस्टन हमने यहां पे लिया है, थोड़ा और पीछे ले जाए तो जिससे कि ज़्यादा सरल हो जाएगा आपको समझने में, नहीं तो लगेगा पास पास हो गए। अब जब हमने इसको इधर खींचा तो यहां पर तो विरलन हो गया, यानी कि हमने इसको इधर लिया है, ये पार्टिकल हमारा इधर आ गया। और विलन को हम कैसे दिखाते हैं, डिस्टेंस ज्यादा दिखाते हैं, और हमारा जो संपीड़न था वो आगे चल ही रहा है। ठीक है, अब हमने इसको वापस फिर प्रेस किया, अब हमने इसको वापस प्रेस किया। एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, एक एक स्टेप, अगर आप एक भी मिस कर जाएंगे तो दूसरा समझ में नहीं आएगा। इस वाली जगह लिया है वापस, जो यहां थी ना जगह, ये फिर हमने प्रेस किया, तो ये जो विरलन था वापस ये संपीड़न में बदल जाएगा। तो ये संपीड़न में बदल जाएगा तो क्या होगा, ये पास पास आ गए, ठीक है। और ये वाला विरलन था, ये विरलन आगे सरक गया, और इसके आगे फिर एक संपीड़न था। अब हमने इस पिस्टन को एक बार फिर वापस पीछे खींचा, पिस्टन वापस खींचा, मतलब अब यहां से हम इधर लेके आ रहे हैं इसको, ठीक है। ये सर्किल हमेशा ध्यान रखना इस पे क्या हो रहा है। हमने वापस खींचा तो यहां पर विरलन पैदा हो जाएगा,
और ये विलडन था, ये संपीड़न था, ये आगे आगे सरकेगा। अब आपको याद होगा जब अनुप्रस्थ तरंगे पढ़ रहे थे तो हम लोग क्या करते थे, ये यहाँ बना देता हूँ इससे आपको याद रहेगा। यानी कि इसका जो ऊपर का सबसे टॉप पॉइंट होता था उसका मूवमेंट हम देखते थे। याद आ गया ना आपको, सम चित्र बनाए थे हमने। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ जो भी संपीड़न है, पहला संपीड़न, उस पहले संपीड़न का मूवमेंट आप देखो। ये हुआ, फिर ये हुआ, ये और आगे जाता, फिर ये और गया, फिर ये और गया। अर्थात पिस्टन को जब हम पीछे खींच रहे हैं तो विल्डन पैदा हो रहा है, और जब हम आगे कर रहे हैं तो संपीड़न हो रहा है। एक्चुअल में यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो पार्टिकल था वो अपनी जगह दोलन कर रहा है। पार्टिकल नहीं हिल रहा है, पार्टिकल सब उसी स्थान पर है। जिस प्रकार की इसका एक और उदाहरण होता है कि अगर हम किसी स्प्रिंग को लें, स्प्रिंग को दबाया हमने यहाँ तक और फिर स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, इसका ये वाला जो दबा वाला हिस्सा है वो चलता हुआ दिखेगा आपको, कि दबा वाला हिस्सा स्प्रिंग में चलता हुआ दिखेगा। या इसको और भी सरल तरीके से याद करने का तरीका ये है कि अगर मान लीजिए आपने हाथ को अपने ये रखा, याद कभी गलती नहीं होगी इससे आपको। तो अब ये वेव कैसे चल रही है, पहले इसका विल्डन संपीड़न, विल्डन संपीड़न, विल्डन संपीड़न, विल्डन संपीड़न, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे दो चीज़ हो सकती हैं, या तो यहाँ पे पाइप बंद मिलेगा इसको, और या पाइप खुला मिलेगा। अगर मान लीजिए बंद मिला इसको, तो यहाँ क्या करेगा, ये जोर से यहाँ पे आगे धक्का मारेगा, क्योंकि आपको चल रहा है जिससे कि मालिश करते हैं, ये चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, यहाँ पे संपीड़न आएगा और इसके ऊपर दबाव डालेगा, ठीक है। अब जब दबाव डालेगा उसके बाद ये वापस इसकी, क्यों प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो ये इसको भेजेगा वापस। तो पहले तो संपीड़न ही था, अब विल्डन, फिर संपीड़न, फिर विल्डन। यानी कि इसमें क्या हुआ, जो संपीड़न था वो संपीड़न जैसा ही वापस गया। अगर दीवार आ गई सामने तो संपीड़न क्या हुआ, देखो ध्यान से, दोबारा से देखो क्या हो रहा है, ये चल रहा है, चल रहा है, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। अब ये जब ये यहाँ पे पहुँच गया, एक दीवार मिल गई इसको, तो ये जोर से आके यहाँ पे टकराएगा, क्योंकि प्रेशर था इसके अंदर, प्रेशर था ना इसके अंदर। जब इसने इसके ऊपर धक्का मारा तो अब ये इसके अंदर प्रतिक्रिया करके इसको वापस भेजेगा। तो जो संपीड़न है, यहाँ पे संपीड़न था, तो सबसे पहले संपीड़न पीछे चलेगा, फिर विल्डन, फिर संपीड़न, फिर विल्डन, फिर संपीड़न, फिर विल्डन। ये इसको याद रखने का तरीका है कि अगर यहाँ पे दीवार आ जाती है तो जो संपीड़न था वो संपीड़न के रूप में वापस चला जाएगा, और जो विल्डन था विल्डन के रूप में वापस चला जा रहा है। लेकिन अगर ये दीवार नहीं होती, अब ये दीवार नहीं होती, तब क्या होता, तो ये अपने आप चलता रहता है ऐसे ही, फिर तो यूँ चलता रहता है, कोई इसको परेशानी नहीं होती। साइकिल में भरने का पंप, बहुत सारी चीज़ जो भी, जैसे बांसुरी बजाते हैं, जैसे बांसुरी बजाते हैं, या अगर अभी दोनों में बताता हूँ, है ही नहीं मेरे पास, पेन नहीं है। आप पेन के, जब पेन का जो वो होता है ना, पेन का कवर, ढक्कन, जब उसके अंदर आप फूंक मारते हैं, सीटी क्यों बजती है, सीटी क्यों बजती है, उसने यहाँ दीवार मिल गई उसको, यहाँ पर इस जगह उसको दीवार मिली, यहाँ दीवार मिल गई इसको, तो अब ये संपीड़न इस संपीड़न के रूप में वापस जा रहा है। तो छेद नहीं होगा, यानी कि छेद होगा तो अलग चीज होगी, अब नहीं छेद फिर भी बजेगी,
फिर क्यों बजेगी बताते हैं अभी। अभी आपने क्यों बजेगी, देखो जब ये वापस जा रहा था, अब मान लीजिए उसको यहाँ पे एक छेद मिल गया संपीड़न के समय, तो ये थोड़ा संपीड़न कम हो जाएगा तो विल्डन बदलेगा ये, फिर ये आगे जाएगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा, फिर ऊपर एक छेद मिल गया उसको, फिर थोड़ा सा हल्का होगा, फिर ये आगे चलता जाएगा। ये बांसुरी सिद्धांत है, उसको भी दिखा के बना के होता है, देखते हैं। पहले अपन ये देखें, इसका मतलब जब ये यहाँ पर आया तो जब वापस गया तो संपीड़न संपीड़न के रूप में वापस जा रहा है, संपीड़न संपीड़न के रूप में वापस जा रहा है। इसका मतलब इसके अंदर क्या फेज डिफरेंस हुआ या नहीं? अब बताओ, फेज डिफरेंस तो इससे पता चलेगा ना आपको, नहीं हुआ ना? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो आपका जब आता जा मारा इसने ठक, तो ये वापस जो संपीड़न था वो संपीड़न के रूप में वापस जा रहा है पहले, फिर विलन। तो इसका मतलब जो संपीड़न था संपीड़न उसी में रहा, विलन विलन उसके आगे चलता रहा। इसका मतलब क्या फेज में डिफरेंस हुआ? अगर फेज में डिफरेंस होता तो क्या होता, यहाँ पर जो संपीड़न था वो विलन बन जाता, यानी कि जब अनुप्रस्थ में पड़ा था तो अपन ने क्या हो जाता, ये तरंग तो यूं आ रही थी और ये उल्टा चलने लग जाता। अगर ये ऐसा कुछ होता कि संपीड़न आपका विलन के रूप में वापस जाता, जाने का मतलब कण वही है, ये कोई ऐसा नहीं कोई चीज चल के जा रही है। जैसे कि अपन तरंग में बेसिक सीख चुके हैं कि तरंग कुछ भी नहीं होता, केवल उस चीज की शेप होती है जो कि उसके दोलन करने से हमको दिखती है। और चूंकि यहाँ पे दोलन हो रहा है पार्टिकल का इसी दिशा में, ठीक है, इसका मतलब हम जब आगे कभी कोई इस तरह की पॉइंट आ जाता है जहां दीवार आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं कि संपीड़न संपीड़न के रूप में वापस गया, संपीड़न संपीड़न के रूप में वापस गया। तो इस स्थान को हम इसके इक्विवेलेंट सरल सरल रूप से समझने के लिए इसको कहते हैं ये पॉइंट ऑफ नोड है। नोड मीन्स निष्पंद है, यह है निष्पंद बन गया यहाँ पे, यानी कि इसका मतलब ये निष्पंद हो गया। क्या मतलब हुआ इसका, निष्पंद क्यों हो गया दोबारा बताओ? क्योंकि अगर ये वापस आगे चलता चला जाता, यूं अगर चलता चला जाता तो वेव अपनी बन रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब जब ये यहाँ पे आके रुक गया, जब ये इस जगह आके रुक गया, इसका मतलब इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे आपका जीरो हो गया। अब आपका कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा, अब ये खुल नहीं सकते, यानी कि जीरो है तो जीरो ही रह गया। ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ये स्थिर हो गया तो यहाँ पे आके ये जीरो हो गया। अब इसको याद रखना, इसको जो तेल मालिश जैसे करते हैं वैसे हो गया इसका, ये खुला चला आ रहा था और यहाँ पे आके बंद हुआ ये। अभी वापस भी क्यों गया, फिर खुलना शुरू हुआ, ऐसे होगा। इसका मतलब इस जगह पर आपका मूवमेंट जो है वो जीरो है, इसलिए हम इसको यहाँ पर निष्पंद के रूप में मान के चलते हैं। वही बांसुरी में क्या करते हैं, बांसुरी के अंदर हवा जाती है, नहीं हो बहुत जोर से हवा देनी पड़ती है आपको। इसके अंदर भी हम यही मान के चलते हैं कि जब इसके अंदर यहाँ पर पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर पार्टिकल हैं, बिना माध्यम के ध्वनि नहीं चल सकती। माध्यम तो होना आवश्यक है, पार्टिकल्स होने आवश्यक हैं। तो पार्टिकल जो यहाँ पर थे ना, इस जगह थे, वो यहाँ पे संपीड़न, इस समय संपीड़न वाली स्थिति में थे, पार्टिकल कहीं नहीं गए, हवा कोई निकली नहीं है इसमें से अभी तक। अब खुले हो, अब खुले वाले में देखते हैं ना क्या होगा। ना 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 ना, संपीड़न कैसे होगा, कि वो पार्टिकल थोड़ी जा रहे हैं सारे अलग अलग। अपन ने पहला सिद्धांत क्या सीखा था यहाँ पर, यहाँ आपको याद करो कि वेव क्यों बनती थी, याद करो अपना क्या होता था कि जब ये पार्टिकल यहाँ से चला, अपन क्या देखते थे, जब ये यहाँ पहुंचा तो इसका प्रेक्षण यहाँ पे देखा, फिर ये यहाँ पे पहुंचा, इसका प्रेक्षण ये हुआ। एक्चुअल में तो इस पे दिखता था हमको घूमता हुआ, लेकिन ये इधर जा रहा था। अब क्या हो रहा है, इसका उल्टा, अब इसका प्रेक्षण कहां हो रहा है, बस ये पार्टिकल यहां तक गया, इस जगह तक, जो कि इसका आयाम है। उस आयाम के समाप्त करते फिर ये वापस चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी, स्थितिक ऊर्जा। सुनो सुनो सुनो, इसमें तो एयर है ना कंटिन्यूएशन में, यहाँ तो बिल्कुल दिक्कत ही नहीं है। यहाँ तो सिर्फ अगर पत्थर डालने वाली बात होती जब अलग होती बात, जो आपको बताया था उसके अंदर पृष्ठ तनाव का था। यहाँ तो पृष्ठ तनाव का मतलब ही नहीं है, यहाँ तो एक खुला हुआ पाइप है,
उसके अंदर हवा है। अगर आप कोई भी पाइप अगर आज की तारीख में इस पाइप को अगर रखो, ये खुला हुआ है ना, तो क्या है, ये तो हवा बिल्कुल यही है, सेम है बिल्कुल। अगर हम यहाँ का प्रेशर देखें, यहाँ का प्रेशर अंदर देखें, बराबर है ना प्रेशर, तो प्रेशर परिवर्तन नहीं है। प्रेशर परिवर्तन कब होगा? अब हमने देखा कि ये जब अंदर वेव चली, हमने अगर इसके अंदर मैं फूंक मारूंगा, आवाज आनी शुरू हो गई ना एकदम। ये क्या हो रहा है कि ये जो हवा यहां से चली है इस जगह तक, तो इसके अंदर जो पार्टिकल थे वो अपनी अपनी जगह दोलन करने लग गए। यहाँ पे सुनो आगे एक सेंटेंस पूरा सुन लो। तो फिर जब ये यहां तक आई, इस जगह तक जब यहां पर आया, तो यहां प्रेशर बढ़ा हुआ था कि मैंने फूंक मारी, मतलब मैंने प्रेशर दिया हवा के अंदर। जैसे यहां पे बाहर निकलेगा तो यहां तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा उसका, यानी कि यहां पर एकदम विरलन हो जाएगा उसका। हाँ, तो यहाँ पे ये विरलन हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ तक पहुंचे थे, अगर ये बंद था तब तो ये आपका जो संपीड़न था, संपीड़न रह गया। लेकिन अगर हम मैंने हटा दिया यहाँ से, क्वेश्चन यही आता है एग्जाम में कि वो पहले बंद था और फिर हमने इसको अचानक से हाथ हटा दिया। आईआईटी में क्वेश्चन यही आता है कि हमने पहले तो इसको बंद था और इसके बाद हटा दिया, अब क्या होगा। तो जब बंद था तो संपीड़न आगे विरलन में नहीं बदल सका। संपीड़न जब यहाँ पे आया था, ये संपीड़न के रूप में वापस जाना पड़ा इसको, परावर्तन होकर। लेकिन हमने जैसे ही हटाया, अब ये एटमॉस्फेयर, यहाँ तो अंदर प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ प्रेशर कम है, तो ये प्रेशर कम से प्रेशर ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। हमेशा प्रेशर तो मैं यहाँ से बढ़ा रहा हूँ ना, तो ये प्रेशर ज़्यादा है, ये कम की तरफ जा रहा है। और जैसे ही यहाँ को क्रॉस किया तो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो वायुमंडल में जो प्रेशर था उसके बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो पार्टिकल था वो तो वही रहा। जब मैंने फूंक मारी, इसका मतलब थोड़ी कि पार्टिकल चला गया। हवा कोई चीज़ पे जा नहीं रही है। यहाँ पे अपन हाथ लगाते हैं, अपने को प्रेशर महसूस होगा। जब मैं यहाँ फूंक मारूंगा तो यहाँ पे आपको लगेगा प्रेशर। तो ये नहीं कि ये हवा यहाँ पे निकल के आ गई यहाँ से। अगर ऐसे निकल के आती तो इस कमरे में से हवा कम हो जानी चाहिए थी, उस समय बाहर बाहर भाग जाती कहीं। ऐसा नहीं है, यहाँ केवल वो कण का दबाव आ रहा है मेरे पास, मेरे ऊपर ये दबाव आ रहा है। जो यहाँ पर चलता हुआ संपीड़न आया था, वो संपीड़न जैसे ही आगे चला, तो ये संपीड़न जैसे ही आगे चला तो इसको मिला बहुत खुला हुआ आसमान। तो इसका मतलब जो कम प्रेशर था बाहर और यहाँ ज़्यादा था, तो इस ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की हो जाएगा खुले में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, विरलन। तो अगर यहाँ खुला होगा तो ये विरलन के रूप में जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर एक अगर खुला है तो क्या बनेगा, विरलन है तो एंटीनोड, यानी कि प्रस्पंद। अगर ये दोनों सिरे खुले हैं, देख लो ध्यान से, इसको समझ लो अच्छी तरह से। ये एक कठिन चीज़ है, इसको समझ लो। इसको पहली बार की चीज़ को मैं कठिन बता रहा हूँ, क्योंकि ये बच्चों के लिए परसीव करना मुश्किल होता है कि एक पार्टिकल अपनी जगह कैसे कर रहा है दोनों। हमें हमेशा ये याद रखना है कि जहां भी कुछ ये अपन दिखा रहे हैं, यहां केवल हम पार्टिकल का दोलन दिखा रहे हैं। वो पार्टिकल अपनी जगह दोलन कर रहा है, वो पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है। जिस प्रकार की यहां पर पार्टिकल दोलन करता था, यहां से ऊपर जाता था, फिर नीचे आता था, फिर नीचे गया और फिर ऊपर आया, तो ये आपकी आकृति बनती थी। और जहां पर रिफ्लेक्शन होकर दो वेव मिलती थी तो ये निस्पंद बन जाते थे और ये प्रस्पंद बन जाते थे। तो इस प्रकार जब यहां पर संपीड़न बाहर निकल रहा है, यहां पर जब संपीड़न बाहर निकल रहा है, तो क्योंकि यहां प्रेशर एयर का प्रेशर है, इसलिए ज्यादा वाला प्रेशर, संपीड़न मीन्स ज्यादा प्रेशर वहां पर है। तो जैसे ही वो यहां पे आके मिलेगा तो बहुत अधिक उसको कम प्रेशर मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा, अब तो कण बहुत दूर दूर है यहाँ पर, तो यहाँ पास पास ले आए थे उनको कणों को। तो यहाँ पर ये प्रेशर संपीड़न की जगह अब विरलन में बदल जाएगा अगर ये खुला है तो। और ये बंद था तो क्या हुआ, तो मैंने आपको बताया था कि संपीड़न के रूप में जाएगा, और यहाँ पे जब खुला होगा तो संपीड़न विरलन के रूप में बाहर जाएगा। तो ये एक मूल चीज है जिसको कि आपको याद रखना है। और इसके अंदर एक और बड़ी खासियत है कि जब कोई भी पाइप होता है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, इससे तो और भी अच्छा रहता है, लेकिन कोई भी अगर पाइप है, ये तो बाय द वे मिल गया, जो भी काफी कुछ समझने की चीज है इसके अंदर, क्योंकि नहीं तो आप ये समझ नहीं पाते कि आवाज क्यों आती है इसमें से, ये आवाज क्यों आई है ना। ये आवाज इसलिए आई है कि फूंक की आवाज तो है नहीं, है कुछ नहीं है। इसका मतलब जो इसके अंदर पार्टिकल्स थे उन्होंने अपने स्थान पर दोलन करना प्रारंभ कर दिया है, और उन दोलन से जो मुझे आवाज सुनाई दे रही है, यहां से वापस होकर आई, यहाँ पे संपीड़न था, यहाँ विरलन, फिर संपीड़न, फिर विरलन, फिर संपीड़न, फिर विरलन। अब बांसुरी में क्या होता है, इसको भी देख लें एक बार। किसी बच्चे ने पूछा ना बांसुरी में क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। मन में जो भी शंका है उसको एक बार जरूर एग्जामिन कर लेना चाहिए, जिससे कि कभी उसके अंदर गलती होने की संभावना जीरो हो जाए। इसलिए इधर ही समझाता हूँ, लेकिन इसको मिटाऊंगा नहीं।
क्योंकि इस पर अभी आगे करेंगे इसको अपन। जो भी क्वेश्चन नहीं आए मन में पूछ लेना मुझसे जरूर। अब ये बांसुरी का दो स्टेज दिखाई है हमने, ठीक है। अब हमने सबसे पहले यहां बांसुरी से फूंक मारी, यहां फूंक मारी हमने। हाँ, छेद का बता, सब चीज़ बताऊंगा अब आपको। पहले एक बार बंद कर देंगे, फिर देखेंगे छेद का क्या अंतर हुआ। बिल्कुल, जो चीज़ मन में एक एक चीज़ क्लियर करके चलो। अभी हो सकता है आपको 15 मिनट ज़्यादा लग जाएं, लेकिन एग्जाम में ये सब चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा देंगी। अब आपने यहाँ पे सबसे पहले इसको फूंक दिया, तो यानी यहाँ क्या बनेगा? संपीड़न। फिर यहाँ विलडन होगा। ये मान लो ऐसे दिखाए तो मुझे लाइन ज़्यादा नहीं बनानी पड़े। अभी देखो क्या होगा। अब ये संपीड़न अंत में आया था, तो अभी हम लोगों ने बात करी है ये संपीड़न यह विलडन में बदल जाएगा। ये विलडन में हुआ, और संपीड़न कहाँ जाएगा? ठीक है। फिर इसके ऊपर विलडन, ये विलडन, फिर ये आ गया यहाँ पर। अब अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि जो आपका संपीड़न है वो तो नीचे आ रहा है, संपीड़न नीचे आ रहा है, और विलडन ऊपर चला जा रहा है। यहाँ से आप देखो ना इसको मिला के, तो विलडन पहले यहाँ था, फिर ये और ऊपर चला, फिर ये विलडन और ऊपर चला। तो हमको ये लगने लग गया कि विलडन तो ऊपर जा रहा है जब हमने ऊपर से हवा मारी, और संपीड़न नीचे आते हुए दिख रहे हैं। यानी कि रिफ्लेक्शन होने के बाद संपीड़न विलडन में बदल गया। यानी कि एक संपीड़न तो नीचे आ रहा है, और विलडन ऊपर जा रहा है। अब हमारे पास यहां पर छेद था, एक हमारा यहां पे था। बांसुरी में होते हैं ना छेद होते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा देखो जरा। अब हमारा यहाँ पे संपीड़न है, इसका मतलब प्रेशर ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो वातावरण का प्रेशर है। तो क्या करने की कोशिश करेगा? ये ज़्यादा से कम की तरफ कोशिश करेगा। इसका मतलब ये बाहर जाने की कोशिश करेगा, इस वाले छेद में से बाहर जाने की कोशिश करेगा। जैसे ये बाहर जाने की कोशिश करेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी फर्क हो जाएगी, क्योंकि ये छोटे छेद में बाहर जा रहा है। अब बाहर जाके क्या होगा? क्योंकि यहाँ तो अंदर तो वही सरल वो चल रहे हैं, यहाँ तो संपीड़न और विलडन ही चल रहे हैं। लेकिन एक बार हम देख रहे हैं कि अगर विलडन के यहाँ पर छेद हो, संपीड़न में छेद हो, तो क्या होगा? यहाँ अधिक प्रेशर था, यहाँ कम प्रेशर था। तो अधिक प्रेशर और कम प्रेशर में जैसे आप बोलेंगे तो उसके अंदर धुन निकलेगी दूसरी एक। लेकिन अगर हमने यहाँ पर छेद था, उससे ऊपर एक छेद और बना था, उसमें अलग निकलता है, उसको बंद कर देते हैं हम। एक छेद को बंद करते हैं, फिर दूसरे में से उसका हवा को निकलने देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? अब हमने इसको बंद किया उंगली से। अब हमने यहाँ पे इसको छेद था यहाँ पर, अब वो इसमें से निकलना चाहेगा, तो यहाँ पे तो विलडन है, विलडन का तो कम प्रेशर है, और यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर है। तो यहाँ से ये हवा अंदर आने की कोशिश करेगी, और इस कोशिश करने से आवाज़ निकलेगी, परिवर्तन आवाज़। हाँ बच्चा, कोई पूछना चाह रहा है क्या? तो ये बात समझ में आ गई कि इसका मतलब ये हुआ कि हम ये क्यों दिखा रहे थे खुले पाइप में। अब इसको वैसे देख लेते हैं कि अगर ये खुला पाइप है,
तो हमें दिखाते हैं जो खुले सिरे हैं, इसका मतलब यहाँ पे लिख लो, सारांश इसका ये है, खुले सिरे अच्छा, खुले सिरे प्रस्पंद के रूप में, और जो बंद सिरा है वो निस्पंद के रूप में। ठीक है, माध्यम मतलब कोई सा भी कर दो वही मतलब होगा। हाँ सुनो, गति कुछ नहीं कर रहा था, गति कर रहे थे पार्टिकल्स, वहीं पे अपनी जगह वहीं पे कर रहे थे, वो तो यूं ही कर रहे हैं। अपने को सिर्फ ये देखना है कि ये पार्टिकल यहाँ पे आया है, जब यूं ही कर रहा था बिल्कुल पास पास आ गए थे, इस जगह इस वाली शेप में थे ये। अब हमने यहाँ पर इसके बंद कर रखा है, इसको बंद कर रखा है, और ये बंद यहाँ की शेप में इसमें है, इस वाली शेप में है। तो अब ये यहाँ से टकरा के वापस जाएंगे, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ होगी अगर चाहे कोई भी हो, तो ये टकरा के वापस संपीड़न के रूप में ही वापस जाएगा, अगर ये बंद है सिरा तो। क्या बेटे? अगर ये यहाँ पे नहीं होता तो आपको बताया था ना जब खुलने में क्या होता है, यही तो मैंने यहाँ बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर ये मान लीजिए बंद नहीं है, अगर ये बंद नहीं है, संपीड़न आया, ये संपीड़न जैसे यहाँ पर आएगा, यहाँ पर दबाव ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, और यहाँ कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, और यहाँ विरलन बन जाएगा। पार्टिकल वही है, पार्टिकल नहीं अपनी जगह से कहीं जगह, ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से यहाँ चल रहे हैं। पार्टिकल पे विरलन क्या होता है, यहाँ दोबारा इसको देखो, याद करो, ये चित्र तो जब अगर आप कहीं भूल गए तो ये हमेशा दिक्कत आएगी, ये हमेशा अपने को ध्यान रखना है। अब पार्टिकल अपना मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ 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 यहाँ, जब ये बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, दो अगर इस तरह बने हुए, दो पार्टिकल के अलग अलग, हर पार्टिकल का अलग अलग दोलन कर रहा है, हर पार्टिकल का अलग अलग सर्किल होगा, हर पार्टिकल का अलग सर्किल होगा, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, यानी कि जब ये यहाँ पर है ये वाला पार्टिकल और इसका भी पार्टिकल यहाँ पर है, तभी बिल्कुल पास पास हो गए सारे, तभी संपीड़न होगा, और जब दूर दूर होंगे तो ये विरलन हो जाएंगे। हाँ पूछो, वही तो पूछा था, फिर लग रहा था मुझे क्वेश्चन पूछेगा कोई बच्चा। हाँ बेटा बोलो, टॉक से कोई क्वेश्चन पूछो बेटा। अब मान लीजिए ये हमारा पहली स्थिति है, ये हमारी दूसरी स्थिति है, और ये तीसरी स्थिति है, ठीक है। इस पाइप की लंबाई मान लीजिए L है, अब आपको बहुत सरल तरीका बताऊंगा, जो किताब वाला है उससे 1000 किलोमीटर दूर। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अब जो लिखेंगे हम लोग वो किताब का एनालिसिस कुछ नहीं करना, कभी ना साइन थीटा ना कॉस थीटा कुछ नहीं करेंगे इसमें यहाँ पे। अब इस पर बिल्कुल एक मूल सिद्धांत छोटा सा बता दूंगा, जिसको कि एग्जाम के सॉल्व करने के लिए सबसे ईजी रहेगा। अब इसके हम देखें, सबसे पहले अगर यहाँ पर प्रस्पंद बनना है दोनों सिरों में, तो क्या स्थिति हो सकती है, कैसे हो सकता है? खुला पाइप है और इसके अंदर क्या होना चाहिए, ये क्या हो सकता है, यहाँ मान लीजिए एक ये है, इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अगर दोनों सिरे खुले हुए हैं तो, क्योंकि हमने कहा है खुले सिरे पर प्रस्पंद होगा, और बीच में अगर ये निस्पंद नहीं होगा तो ये इस तरह का बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये कितनी लंबाई है देखना जरा, ये कितनी किरण कितनी बन गई, तरंग कितनी है, ये
अगर हम इसको यूँ करके देखें तो तरंग कितनी बनी, आधी, चौथाई ये है और चौथाई ये है, आधी बनी ना। तो इस लंबाई को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, L इज इक्वल टू लैम्डा बाई, बिल्कुल सीधी सी बात है, कितना आसान है, क्योंकि हमें ये पता है कि ये लैम्डा बाई 4 है, दिख रहा है ना, इसको शक्ल से दिख रहा है इसका लैम्डा बाई 4। ठीक है, इसको किसी के मन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमने ये कहा कि ये लंबाई L है और इसके अंदर चौथाई किरण ये, चौथाई तरंग ये बनी और चौथाई तरंग ये बनी, यानी कि तरंग की टोटल लंबाई कितनी होती है, लैम्डा। टोटल तो लंबाई होती है, कुल लंबाई होती है, कुल तरंग लंबाई। तो ये लैम्डा बाई 4 होगा। क्यों होगा लैम्डा बाई 4? अब यहाँ देख लो एक बार दोबारा बना के इसको, अपने क्या स्थिति दिख रही है, ये और इसके बीच में, यही तो दिख रहा है अपने को। तो यानी कि लैम्डा बाई 4 और लैम्डा बाई 4, इसका मतलब लैम्डा बाई 2 हो गया, यानी कि इस लंबाई कितनी हो गई इसकी, लैम्डा बाई 2 के रूप में। कितना ईजी है इसको याद करना, कोई एनालिसिस नहीं करना अपने को साइन थीटा कॉस थीटा कि n इजिकल टू 1 होगा तो ये होगा और थीटा इजिकल टू 90 होगा, वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब इस स्टेज पे हैं अपन, इसको फटाफट जल्दी जल्दी कर सकते हैं। इस स्थिति में दूसरा कैसे बनेगा बताओ, दूसरा और क्या हो सकता है, दूसरा कैसे बन सकता है, दोनों तरफ से, अभी दोनों तरफ से बंद चल रहा है, अभी बंद खोला की बात ही नहीं है, अभी तो बंद है दोनों तरफ से। अगर यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये दोनों जगह, यहाँ तो प्रस्पंद ही बनेंगे, ये तो मान लो कि ये तो प्रस्पंद है, बना के देखो कॉपी में कैसे बनेगा, फिर मुझे बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी स्थिति यही बन सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकती। ठीक है ना, दूसरी विधा ये है, प्रथम विधा, मूल विधा तो ये थी, ये प्रथम विधा हुई, ये तो थी मूल विधा, इससे कम तो बन ही नहीं सकता, ये प्रथम विधा। और उसके बाद अपन देखेंगे अब तीसरा बना के देखो क्या बनेगा, बनाओ बनाओ बताओ, हाँ बनाओ बताओ बनाओ, कैसे बनाओगे बनाओ। बीच में कुल कितनी तरंगे आपको दिख रही हैं, इसका तरीका सिंपल है वैसे तो, क्या बना बताओ, यहाँ से बनाया, ठीक है। अब इस वाली विधा में बताओ L इजिकल टू कितना हुआ, यहाँ पर कैसे हुआ, भाई लैम्डा बाई 4 ये है और लैम्डा बाई 4 ये है और लैम्डा बाई 2 ये है, तो क्या हुआ 2 लैम्डा बाई 2 लिख सकते हैं। बहुत सरल है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, और किताब में उसको बहुत कठिन समझा रखा है आपको। और अब इसको देखो, यहाँ पे L इजिकल टू कितने बराबर होगा, L बाई 4 फिर L बाई 2, L बाई 2, तो ये तो हो गया 1L और ये L बाई 2 है, तो कितना हो गया, ठीक है।
तो ये गुणावर्तियां हुई। क्यों हुई गुणावर्तियां, याद करो इनको, गुणावर्तियां क्यों हुई? मूल आवृत्ति के गुणा, यानी कि अगर ये मान लीजिए लैम्डा 1 हो तो ये कितना हो गया 2 लैम्डा 1 और ये 3 लैम्डा 1। तो इसलिए क्योंकि इनका रेशो लैम्डा 1 इज टू लैम्डा 2 इज टू लैम्डा 3 क्या है 1 इज टू 2 इज टू 3, इसलिए इनको कहते हैं गुणाव्रतियां। ठीक है। अगर अब हम कोई सा भी एग्जाम्पल लें तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, एन लैम्डा बाई 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से लिख पा रहे हैं। तो हम ये लिखते हैं इसको, मान लीजिए एल इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई 2, जहाँ पे कि एन इज इक्वल टू 1 2 3 इत्यादि है। ठीक है। इससे लैम्डा कैसे निकाल सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ये इधर चला गया 2l बाई एन इज इक्वल टू लैम्डा। और लैम्डा क्या होता है हमें पता है, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। लैम्डा कितना हुआ, अगर हमने यहां रखते हैं इसको तो एक में रखने पर क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू रख रहे हैं केवल, तो 2l बाई एन इज इक्वल टू v अपॉन न्यू। तो न्यू क्या हो गया, इसलिए न्यू क्या हुआ एन वी अपॉन लिख लो उतार लो। इसकी कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना, ये इतना सरल आपको कहीं कोई नहीं बताएगा। आप इसको देखो कितना इजी है, आपको केवल ये पता है चित्र के अंदर कंडीशंस क्या हैं, उन कंडीशन लंबाई कितने लैम्डा बन रहे हैं उसके अंदर, और उसको हमको पता है कि ये इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा है। बोलो बेटा। अरे अभी इसको पढ़ लो, उसके बाद बायो क्लास नहीं रखी क्या इनकी आज, कितने बजे? अभी कहता है है 10 पे नहीं है। अगर देखो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो आज अभी बंद सिरे का पढ़ लो या फिर बंद सिरे का कल पढ़ लो, है ना, जिससे आज इतना जो पढ़ा है उसी को एब्जॉर्ब तो कर लो। तो इसमें क्या सिद्धांत है, सिद्धांत ये है कि हमें इसके अंदर जितनी भी तरंगें बन रही हैं, तरंग दैर्ध्य, उतने तरंग दैर्ध्य को लंबाई के बराबर करना है। इस लंबाई में यहाँ पे आधा तरंग दैर्ध्य बन रहा है, यहाँ इस लंबाई में आधा प्लस पूरा, यानी पूरा पूरा हो गया है। बस उसको बराबर लिख दो, उसके बराबर के बाद ये न्यू निकल जाएगा इसमें। ठीक है।